अगर आप यूपीपीएससी 2026 का एग्जाम देने वाले हो और आपके पास सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं, तो ये वीडियो आपका सिलेक्शन तय कर सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मैं आपका नर्सिंग मेंटर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आखिरी 100 दिनों में यूपीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और बिना पैनिक हुए, बिना टाइम वेस्ट किए इस एग्जाम को स्मार्ट तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने 100 डेज का प्लान रखा है, जिसको आप शिद्दत से फॉलो करिए एंड आई विल गारंटी कि आप इस साल भी सिलेक्शन लेकर जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि टाइप देखिए, हमारे यहाँ जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि जब भी प्रिपरेशन जो कोई बंदा करता है तो वो एस्पिरेंट करता है। तो एस्पिरेंट ना 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है ये बात। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के एस्पिरेंट होते हैं। जो टाइप 1 का एस्पिरेंट होता है, यानी कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने 50% सिलेबस खत्म कर लिया है। ये मतलब एक ऐसा समय है जिसमें 2 प्रकार के एस्पिरेंट होते हैं। एक ऐसा जिसने जिसने 50% सिलेबस खत्म कर लिया है। एक जो दूसरा जो एस्पिरेंट होता है जिसने लगभग 10 से 50% ही सिलेबस खत्म किया है, मतलब थोड़ा बहुत उसने सिलेबस ही खत्म किया है। देखो, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, जिसका नाम है वो किसी भी बैच में इनरोल तो पक्का रहता है ना। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। आप किसी, क्योंकि बैच भी इतने सस्ते हैं तो आप बैच में तो इनरोल होंगे। बहुत सारे लोग बैच में इनरोल होके भी उस बैच को फॉलो नहीं कर पाते, बहुत बड़ी बात है। मतलब इनके लिए 790 या 3000 का बैच या 2500 का बैच मतलब इतना सस्ता हो गया कि वो बैच को सही से फॉलो नहीं कर पाते। सो और दोनों की मैं बात करूँ तो मतलब दोनों 13 से 14 आवर्स पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो डिफरेंस पैदा करता है वो ये कि कोई भी बच्चा है वो सिर्फ 6 आवर लेक्चर ही लेता है, बाकी कुछ नहीं करता। और कोई भी बच्चा है जो 6 आवर लेक्चर भी लेता है और 8 आवर अपनी सेल्फ स्टडी करता है, तो उसी का भी सिलेक्शन होगा और बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि इसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपनी सेल्फ स्टडी पर। ठीक है? तो आपको आई होप कि 2 प्रकार के एस्पिरेंट समझ में आएँगे। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 की मैं बात करूँ तो सबसे पहले एनालिसिस करो, अपने आप का एनालिसिस करो और अपनी कैटेगरी डिसाइड करो कि आपका 50% सिलेबस हुआ है या 10% सिलेबस हुआ है। जब भी आपका अगर 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है या 10% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या आपने लेक्चर ले रखा है या रिवीजन नहीं कर रखा है या डीपीपी लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, तो वो सारा आपको ट्रैकर बनाना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो चैप्टर लिस्ट है उसको आप टिक करिए। एक ट्रैकर बनाइए टिक लिस्ट वाला, उसको आप टिक करिए। सब्जेक्ट वाइज बनाइए, जिसमें आपको ये टिक करना है कि कौन सा मेरा चैप्टर कंप्लीट है और कौन सा मेरा इनकम्प्लीट चैप्टर है। अच्छा, इनकम्प्लीट जो चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जितने भी हाई वेटेज के चैप्टर हैं उनको ही आप पहले खत्म करना है। उनका एक चेकलिस्ट बनाइए और उनको पूरा टिक करिए कि ये एक हाई वेटेज चैप्टर है, इसको मैं पहले फॉलो करूँगा, इसको मैं पहले क्लियर करूँगा। ठीक है? आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा, जितने भी कंप्लीटेड चैप्टर हैं उनको आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे रिवाइज करते रहना और साथ-साथ उनके एमसीक्यूज़ प्लस एरर एनालिसिस भी साथ-साथ करते रहना। इससे आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग और इससे आपकी जो एररलेस है, जितने भी एरर हैं वो आपको फाइंड आउट हो जाएँगे। अच्छा, इसके साथ आपको क्विक रिवीजन भी करते रहना और जितना भी वीक रिवीजन है उन पर भी ध्यान देते रहना है। ठीक है? फिर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कि ये रिसोर्सेज़, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एक रिसोर्स पे स्टिक ही नहीं रहते हैं। स्टिक मतलब ये कि कभी-कभी वो वाईटी की वीडियो देख लेते हैं, कभी-कभी वो पता चला विजय एजुकेशन पे पढ़ रहे हैं, कभी तिवारी क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं। अगर आप मेरी भी सिलेक्शन सीरीज़ जो फॉलो कर रहे हैं, उसको भी फॉलो करें तो प्लीज़ उसी को देखें। ज़्यादा इधर-उधर दिमाग ना लगाएँ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमेंगे, उससे आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड दिमाग हो जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ठीक है? फिर कोई एक बुक फॉलो करो और उसको सीधे से फॉलो करो। ठीक है? आप अगर मेरी सिलेक्शन वाली सीरीज़ देखेंगे तो आपको 2 फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये कि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रीमियम क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो टेलीग्राम लिंक जॉइन जिसने कर रखा है। ठीक है? फिर क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको 100 से 150 क्वेश्चंस लगाने हैं कैसे भी करके। ये बहुत अहम है हमारी सिलेक्शन के लिए। आप अगर इतने क्वेश्चंस नहीं लगाते तो क्या ही तैयारी करते हैं। ठीक है? तो इतने सारे आपको क्वेश्चंस लगाने, इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू। एंड फिर मैं बात करूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लगाओ तो सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। नहीं, टॉपिक को पहले समझो कि यार ये टॉपिक है, इसमें इसको ऐसे समझना है, तब जाके उसकी प्रैक्टिस करो, फिर जाके उसका रिवीजन भी करो और डेली क्विक रिवीजन करो और वीकली रिवीजन पे ध्यान देते रहो। ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ और उसके साथ आप प्रोग्रेस ट्रैकर भी उससे अपना ट्रैक करते रहो कि मैं कहाँ पे प्रोग्रेस मेरी कहाँ पे गिर रही है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ठीक है? तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैं यहाँ पे लैग कर रहा था, अब मेरी ये प्रोग्रेस थोड़ा इम्प्रूव हुई है, तो मैं इसको अब अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूँ। ठीक है? जिस दिन आपने अगर अपना प्रोग्रेस ट्रैकर यूज़ कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। ठीक है? आगे मैं बात करूँ, अप्रोच ये रहने वाली है कि अगर आप किसी भी बैच में इन्वॉल्व हैं, आप किसी भी बैच के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको कैसे फॉलो करना है। ये जो 100 डेज़ का प्लानर है, वो कोई भी चैप्टर पढ़ता है तो उसको पहले आप लेक्चर लेते हैं। लेक्चर लेते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी तब पढ़ो। या एनसीईआरटी पहले पढ़ लो फिर शॉर्ट नोट्स बना लो। कोई भी बच्चा अगर बैच में पढ़ता है, ड्रॉपर है या फ्रेशर है। ठीक है? फिर एग्जांपल्स के लिए, जैसे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जांपल जितने भी लगाने उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ, टॉपिक वाइज लगाओ, सीटीसी लगाओ। ठीक है?
मिस्टेक्स यानी कि अगर आप रिवीजन जैसे कि बहुत सारी जो एग्जांपल्स आप लगाते हैं जहाँ पे मिस्टेक्स होती है तो उसका रिवीजन करो, तुरंत रिवीजन कर लो, ठीक है। टेस्ट की मैं बात करूँ तो टेस्ट एनालिसिस करो और उसका भी रिवीजन करते रहो कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर कोई भी बच्चा बैच का भी नहीं है, फिर भी वो ये फॉलो करना चाहता है, तो वो उसको मैं कहूँगा कि सिलेबस जो होगा उसमें सिलेबस मायने नहीं रखेगा उसके लिए कि आपने कितना सिलेबस फिनिक्स किया है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है कि आपको मैं जो प्लानर बता रहा हूँ उसको एटलीस्ट कर लेना है कैसे भी करके। देखिए जो बायो और एनएपी है वो जनवरी से फरवरी में उसका रिवीजन कर लेना है और उसको खत्म कर देना है, ठीक है? अगर आपने खत्म कर रखी है, अगर मतलब आपने पूरी पढ़ रखी है तो इतने मतलब इतने दिन में आपको इसको खत्म करना है। या फिर अगर आप इंग्लिश और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो मार्च के स्टार्टिंग अप्रैल तक इसको आपको खत्म कर देना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो लास्ट मार्च स्टार्टिंग में और लास्ट अप्रैल में इसको भी आपको फिनिश कर देना है, ठीक है? तो ये आपको करना है सिलेबस में। अच्छा, अब मैं आपको डे वाइज़ आपको प्लानर दे रहा हूँ कि जैसे कि एक एक दिन से 30 डेज़ तक आपको कैसे फ़ॉलो करना है। तो सिलेबस का टारगेट रखो कि 20 से 30% सिलेबस हमको खत्म करना है कैसे भी करके, ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ सब्जेक्ट जैसे कि मैं अगर बायो की बात करूँ तो उसमें लगभग एटलीस्ट आपको 15 चैप्टर खत्म करने ही हैं, करने 1 से 30 दिन में। आप वो कैसे करें वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं कर पाएँगे तो आप नहीं कर पाएँगे। एटलीस्ट अगर 15 नहीं तो 10 तो आपको कर ही लेने हैं, ठीक है? सारे चैप्टर नहीं पढ़ने वो मैंने बता रखा कि कितने-कितने चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है? फिर एनएपी की मैं बात करूँ तो 5 से 6 टॉपिक जितने भी इसमें दिए गए हैं उनको आप कर लेना बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईज़िली आपको याद भी हो जाते हैं, ठीक है? इंग्लिश और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 5 से 8 चैप्टर आपको कर लेना है। डिपेंड्स करता है कि आप केमिस्ट्री कौन-सी उपयोग कर रहे हैं, लाइक फिजिकल या इनऑर्गेनिक या पार्ट मतलब उपयोग मतलब ये कि कौन-सा पार्ट आप उठा रहे हैं। लाइक फिजिकल आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी इतने कर लेना, इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उतने भी कर लेना है, ठीक है? तो फिजिक्स में बात करूँ एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर आपको कर लेने हैं कैसे भी करके। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे से हर चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है? फिर डे 30 से 60 डेज़ में क्या करना है कि सिलेबस आपका 20 से 30% जो बचा था वो आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? फिर बायो के 10 चैप्टर जो होंगे और साथ-साथ उसका रिवीजन भी करते रहेंगे जो पुराना था। केमिस्ट्री के 8 चैप्टर करेंगे उसका भी रिवीजन करते रहेंगे। इंग्लिश के 2 चैप्टर करेंगे उसका भी रिवीजन करते रहेंगे। और जो फिजिक्स और एनएपी है उसके साथ फिजिक्स के और एनएपी के 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं उनका साथ-साथ रिवीजन करते रहना है, ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ 60 से जो 90% जो 60 से 90 डेज़ जो बचे हैं, उसमें आपको रिवीज़न करना है हर एक सब्जेक्ट का। एटलीस्ट आपको इतना रिवीज़न करना है जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है? फिर एफएलटी भाई लगाओ क्योंकि जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वही आपको डिसाइड करता है कि आपकी कितनी रैंक हो सकती है, ठीक है? सो एटलीस्ट आपको 30 एफएलटी लगा लेने हैं भाई। अगर आपको पीसीबी का मिला तो पीसीबी का ही लगाओ। खैर पीसीबी का अगर लगा लोगे तो उसको अगर कम ज़्यादा स फटाक से कर दिया तो आपका सारा समय जो बचेगा वो इंग्लिश ग्रामर और नेपी में लगा लेना, ठीक है? फिर उसका एनालिसिस करो बिकॉज़ एनालिसिस हमारे लिए बहुत अहम है। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। मैं हर बार इस वीडियो में बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि एनालिसिस करो भाई। कौन-कौन बच्चा करता है वो आज हमको कमेंट बॉक्स में बताए क्योंकि एनालिसिस मैं करता हूँ, ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ, इरर कॉपी उसकी बनाओ क्योंकि इरर कॉपी नहीं बनाएँगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ठीक है? फिर उसको फाइंड आउट करो और उसको लिखो कि यार ये मेरी इरर है। सो ठीक है, तो ये था कुछ 100 दिन का प्लान जो मैंने आपको दिया। तो अगर आप अभी बेसिक नर्सिंग में सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सिलेक्शन 2026। तो मैं आपके लिए डेली स्ट्रेटजी और एमसीक्यूज़ बताता रहूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप करें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।